दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मेरा भाई मुझे रूम में ले जाकर मुझे घोड़ी बना दिया और मेरे साथ घोड़ी वाला खेल खेलने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। दोस्तों, यह इस दिन की बात है जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी, जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। छत पर मेरा भाई सूरज खड़ा था और मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था। वो मुझे कुछ दिनों से इसी नज़र से देख रहा था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी क्योंकि वह घर में सबका लाडला था। वह घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सब उसके नखरे उठाते थे। यहाँ तक कि माँ भी उसके खिलाफ किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। मेरे पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे और मुझे हिदायत देते थे कि उसका ख्याल रखा करो। जब मैंने उसे नज़रअंदाज किया तो थोड़ी देर बाद वह नीचे आकर मेरे करीब ही बैठ गया और बोला, दीदी, मुझसे अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा पराया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, मेरे पति के अलावा मेरे लिए हर कोई हराम है। मेरी बात पर वह खिलखिला कर हंसने लगा और कहने लगा, आपसे पहले भी मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो अपने पति को ही अपनी सारी दुनिया मानती थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ समय के लिए था। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। मैंने कहा, मुझे मेरे पति के अलावा कोई नजर नहीं आता। मेरी शादी को दिन ही महीने हुए थे और मैं अपने माता पिता के घर आई थी। उसकी बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गई और उससे पूछने लगी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह मुस्कुराया और कहने लगा, आपको अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर वह जोर से हंसते हुए बोला, सिर्फ कहने नहीं बल्कि वह सब तुम्हें खिलाने भी आऊंगा। तभी मेरी माँ मेरे पास आ गई और बोली, गजब हो गया है। मैंने पूछा, क्या हो गया है। उसने जो बात बताई वह सुनकर लगा जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर गिर पड़े हों। दरअसल मेरे पति की तबीयत ऑफिस में अचानक खराब हो गई थी। मेरे पति और उनकी दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब वो उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि मेरे पति को कैंसर है और वह दूसरी स्टेज पर है। ये सुनकर मैंने कपड़े वहीं छोड़ दिए और बहुत तेजी से सिर हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस समय मेरे दिमाग में अपने भाई का चेहरा भी घूम रहा था। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मेरा भाई मुझे नोच डालता और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देती। थोड़ी ही देर बाद जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो अचानक अपने भाई से टकरा गई। वह भी उसी वक्त घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली जो मुझसे काफी दूर निकल गई थी। भाई ने धीरे से मेरे कानों में कहा, जिस लम्हे का मुझे इंतजार था वह लम्हा आ गया है। अब तुम बिल्कुल अकेली हो, यानी अब तुम बहुत जल्द ही मेरे करीब आओगी। उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। अचानक भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती, उसने जोर से मेरी बांह पकड़ ली और मुझे दीवार से लगाते हुए कहा, इस चीज का बदला सूद समेत लूंगा। ये कहकर वह तेजी से कमरे में चला गया, जबकि मैं बाहर खड़ी गहरी सांसें लेने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मेरे देवर को क्या हो गया है। पहले वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मैंने उसे अपने कॉलेज की एक पुरानी तस्वीर दिखाई थी और उसके बाद से ही उसकी नीयत बदल गई। ये बात 6 साल पहले की है और तब से बहुत कुछ बदल गया है। अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन सूरज जैसे वक्त में फंसा हुआ था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, अपने पति की हालत देखकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। एक ही दिन में वह बहुत कमजोर नजर आने लगे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर मैं तेजी के बिना गुजारना मेरे लिए असंभव सा था। मैंने बेचैनी से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन वह मुझसे नजर चुराने लगे। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि उनकी दोस्त ने जो कहा है वह सच है। अभी हमारी शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे और अब इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई थी। ये सुनकर मेरी माँ वहां से चली गई, जबकि मैं अपने पति से सवाल करने लगी और शिकायती लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना 8 महीने कैसे गुजारूंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें सब्र और शुक्र के साथ ये महीने गुजारने होंगे,
क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं, तो मुझे अपना इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उन्होंने तेजी से सिर हिलाया और कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही माँ की कॉल आई थी। तब मैंने माँ को यही सलाह दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बिना तुम्हारे लिए वहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, अभी बहू को आए हुए 3 महीने भी नहीं गुजरे और तुम उसे दोबारा से 8 महीने के लिए मायके भेजने की बात कर रहे हो। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और अपनी पत्नी को भी समझा दो कि वह मुझसे इस बारे में दोबारा बात न करे। पति की बात सुनकर मैंने अपना सिर दोनों हाथों में गिरा दिया। वह सोच रहे थे कि शायद मेरे लिए उनके बिना गुजारा करना मुश्किल है। ये बात सच थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह थी कि मेरा घर और मेरे पति का घर एक ही शहर में थोड़े दूर था। मेरे पति की मौजूदगी में मेरा भाई बिल्कुल आज़ाद हो जाता था। आज जो हरकत मैंने उसके साथ की थी, उसके बाद मैं बहुत डर महसूस कर रही थी। मैंने भाई के चेहरे पर पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं देखा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। वह किसी दरिंदे की तरह लग रहा था। अगर उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी। डर के मारे मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझसे पूछा। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से सिर हिलाया। मैं भूल गई थी कि इस वक्त मैं अपने पति के साथ हूँ। उनसे बात करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरा भाई सूरज वहां आ गया। मुझे देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराया और फिर मेरे पति के चेहरे की तरफ देखा, जहां उस वक्त एक बहुत ही प्यारी मुस्कान फैली हुई थी। यकीनन उन्हें अपने साले की करतूतों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वे बड़े मजे से बातें कर रहे थे। दिल तो किया कि वहीं उनके सामने सूरज की पोल खोल दूं। अरे जीजा जी, आप फिक्र क्यों करते हो? मैं तो दीदी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, वह बहुत ही चालाकी से कह रहा था। उसकी बातों का मतलब मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे पति उसकी बातों के पीछे छिपी नीयत को नहीं समझ पा रहे थे। अगर उन्हें पता चलता कि वह किस नीयत से ऐसा कह रहा है, तो वह उसे छोड़ते नहीं। लेकिन समस्या यही थी कि मैं अपने पति को कैसे बताऊं कि मेरा भाई एक नंबर का कमीना है और वह मुझ पर बुरी नजर रखे हुए है। मैं वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, मेरे पास ही बैठी रहो जब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने आंखें बंद कर लीं। मैंने एक नज़र उठाकर अपने भाई सूरज की तरफ देखा, जो अभी भी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। फिर उसने एक बहुत ही अजीब इशारा किया, जिसका मतलब मुझे काफी देर बाद समझ आया। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इस बात को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं बैठ सकी और जल्दी से उठकर बाहर चली आई। गैलरी में खड़ी होकर गहरी सांस ले रही थी, तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो वहां सूरज खड़ा था। वह मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या ख्याल है, आज रात का प्रोग्राम बनाऊं या फिर कल दिन का? क्योंकि आज रात तुम्हारा पति घर पर नहीं होगा और कल दिन में तुम्हारी माँ घर पर नहीं होगी। ये दोनों मौके हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, जो कुछ मैं तुमसे लेने वाला हूँ, उसके सामने ये छोटा सा थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। चलो, तुम जितने चाहो उतने थप्पड़ मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मैं तुमसे लूंगा उसके बाद तुम क्या करोगी? इतने में एक लेडी नर्स वहां आ गई। उसने मुझे सूरज को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था और बहुत गुस्से से सूरज को डांटते हुए कहने लगी, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने नर्स से कहा, यह मेरा छोटा भाई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से हमसे माफी मांगी और वहां से चली गई। मैंने एक नज़र सूरज की तरफ डाली, जो गुस्से में मुझे देख रहा था। उसे छोटा भाई कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी। जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। पास ही सूरज बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत परेशानी नजर आ रही थी। मुझे देखकर वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखा।
अब उसके चेहरे पर खराब नीयत नहीं थी, बल्कि वहां फिक्र छाई हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरे लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। मैंने उसे जल्दी से पीछे हटाया और कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अब जल्दी से जा यहाँ से। ये कहकर मैंने उसे जबरदस्ती कमरे से भेज दिया। वह भी खामोशी से वहां से चला गया। उसके इस तरह खामोशी से जाने पर मैं खुद हैरान रह गई, लेकिन मेरी हैरानी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद सूरज दोबारा कमरे में आ गया और डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तीसरी बार जब नर्स कमरे में आई, तो मैंने उससे पूछा। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बीपी लो हो गया था, इसलिए आप बेहोश हो गईं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मैं थोड़ी देर और वहीं लेटी रही। जब मैं बाहर निकली, तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। वह मुझे घर ले जाने के लिए आई थी। रास्ते में मैं अपने भाई सूरज के बारे में ही सोच रही थी। अचानक गाड़ी रुकी और वह भी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि अब मुझे जिंदगी भर उसे देखना होगा। मुझे अब सोचना था कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब हो गई है और तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से उसका कैंसर दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकती है। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे डांटकर चुप करवा दिया। उसी वक्त सूरज कमरे में आया और उसने माँ से कहा, दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। माँ ने फिर कहा, तुम उसकी साइड मत लो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसका कसूर है। माँ का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। भाई ने मुझे इशारे से वहां से जाने को कहा और मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसे अपनी बहन की बीमारी से डर लगने लगा था या फिर कोई और वजह थी। जो भी हो, अब वह मुझे पहले की तरह नहीं देखता था, बल्कि अब वह मुझसे इज्जत से बात करने लगा था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह सब सिर्फ एक जाल था, जिसमें फंसकर मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। उन दिनों मेरी माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ जाती हैं और फिर रात को ही लौटती थी। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा और बस इतना ही कहा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी सास भी शादी के बाद सिर्फ अपने बेटे से ही मोहब्बत करती थी। जहाँ तक सूरज भाई का सवाल था, तो वह हर वक्त घर के अंदर ही रहता था। उसकी पढ़ाई भी कुछ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब वह किराने की दुकान संभाल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने दुकान पर किसी से लड़ाई करके वह भी छोड़ दी थी और अब वह खुद न जाने सारा दिन अपने कमरे में क्या करता रहता था। वह सिर्फ खाने के लिए ही बाहर आता था। खैर, मैं थोड़ी खुश थी क्योंकि पति के बीमार हो जाने पर मुझे जो डर लगा था, वह अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरज भाई ने बर्गर बनाया और कहा, मैंने बड़े ही चाव से बनाया है, बताओ कि यह कैसा बना है। उसकी बात सुनकर मैंने खामोशी से वो बर्गर ले लिया, लेकिन मुझे पता था कि इस बर्गर को खाने के बाद मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही मैंने बर्गर खाया, थोड़ी ही देर में मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज को तहस नहस कर दूं। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। सामने ही सूरज भाई हंस रहा था। उसे इस तरह हंसते देख मैं बहुत ही अजीब और डरावनी हालत में थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो बस किसी भी तरह से सूरज भाई को हासिल करने की चाहत में बदल गई थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेरा दिल कर रहा था कि वह कहीं गायब हो जाएं। मैं अंदर ही अंदर उन्हें खूब बुरा भला कहने लगी। गुस्से से मैंने उनकी तरफ देखा और अपनी इस हालत से मैं खुद भी हैरान थी। ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझसे ये सब करवा रहा हो। मैंने अपनी माँ से कहा, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएं। मेरी बात सुनकर वह बेचैनी से मेरे चेहरे को देखने लगी। दूसरी तरफ सूरज भाई भी परेशान हो गया। उसे भी अंदाजा नहीं था कि माँ अचानक इस तरह क्यों आई है।
मैंने सोचा भी नहीं था कि वह मेरे खाने में ऐसी कोई चीज़ मिला सकता है जिससे मेरे हार्मोन काबू से बाहर हो जाएं। शाम के वक्त मैंने सूरज भाई के पास जाकर साफ साफ बात करने का फैसला किया। मेरी बात सुनने से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैं किसी भी तरह से तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। जब तुम खुद को मेरे हवाले करने के लिए राजी हो गई तो मुझे एक मौका मिला। जब मुझे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मैंने उससे कहा, मुझे पूरी बात करो। फिर मेरे दिमाग में हॉस्पिटल की वह घटना घूम गई जब डॉक्टर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज भाई मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसने मेरा बाजू पकड़ा और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने उसके बात करने के दौरान अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और अब मेरे पास एक सबूत था जिसे मैं अपने पति को दिखा सकती थी। मैंने तुरंत अस्पताल की ओर जाने का फैसला किया। रात के उस समय जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरी माँ परेशान हो गई, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अस्पताल जाकर मैंने अपने पति को पूरी बात बताई तो उसका खून गुस्से से उबालने लगा। मैंने उसे समझाया कि यह समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिर मैंने साफ साफ कह दिया कि इस हालत में मैं अपने घर नहीं रह सकती। अपने पति की इजाज़त लेकर मैं अपनी सास के घर लौट आई। आज भी मैं अपनी सास की शुक्रगुजार हूँ कि वह उस दिन आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।